को इस्तेमाल करे। लेकिन मैं हरगिज़ व क़तई आज आपके दरमियान में ये बात करने नहीं आया हूँ कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, मेरी पार्टी अच्छी, आप मेरी जमात के हक में वोट का इस्तेमाल करें। इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ मेरी जमात, मेरी पार्टी नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपकी पार्टी है, आप सबने मिलकर इसको बनाया है। हर माँ को, हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है। हर माँ की नजर, हर बाप की नजर में उसकी औलाद सबसे अच्छी होती है। हर भाई के नजर में उसका भाई सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए जब ये हमारी जमात है तो फिर हमारी नजर में हमारी जमात ही सबसे अच्छी जमात है। और सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि हिंदुस्तान के हजारों सियासी जमातों की फेहरिस्त में अगर कोई मुसलमानों की अक़लियतों की अगर कोई जमात है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग है केरला में, तो उसके बाद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है जो आंध्र प्रदेश में मजबूत है। इसके अलावा बताइए कि कहां है हमारी जमात, कहां है हमारी क़यादत, कहां है हमारा इत्तेहाद। अगर आज देखते हैं तो हमको हिंदुस्तान की 100 करोड़ से ज्यादा आबादी में सबसे बड़ी अक़लियत की आबादी, मेरी मुराद मुसलमान से, जो 20 और 25 करोड़ की तादाद में रहते हैं, बसते हैं, इस मुल्क को अपना मुल्क मानकर इसमें जीते हैं, मरते हैं, इसी में अपनी रोजी रोटी को तलाश करते हैं, अपनी खुशहाली को ढूंढते हैं, और जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो इसी सरजमीन के मिट्टी में 2 गज जमीन में दफन हो जाते हैं। ये मुसलमान इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन आज जिंदगी के हर शोबे हयात में सबसे पिछड़े हुए, सबसे कमजोर और सबसे पसमानदा अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। और ये मेरे जुम्मे नहीं, बल्कि ये गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट में भी आया है कि सबसे कमजोर अगर पसमानदा है तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, या फिर बुनियादी सहूलतों में, अपने बस्तियों में, बैंक्स में, या फिर अगर और भी किसी चीज में है, तो वो पसमानदा गोपाल सिंह कमीशन कहता है कि वो मुसलमान है। गोपाल सिंह कमीशन की बात की तस्दीक अगर हुई तो फिर सच्चर कमेटी के रिपोर्ट ने भी ये बात को साबित किया, एक जगह 2 जगह नहीं, बल्कि इतनी मोटी किताब में साबित किया कि सबसे पसमानदा, सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे, सबसे कमजोर अगर कोई है तो वो मुसलमान है। न सिर्फ सच्चर कमेटी ने, उसके बाद और एक कमेटी आई, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने भी यही कहा कि सबसे कमजोर, सबसे पसमानदा, सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे तालीम, रोजगार, बुनियादी सहूलतें उनके बस्तियों में या फिर उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, हर जगह से नाइंसाफी का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 66 बरस की इस मुल्क की तारीख में कितना इंसाफ हुआ इस मुल्क के सबसे कमजोर
अक़लियतों के साथ, तो सारी किताबें, सारे कमीशन, सारे रिपोर्ट यही कहेंगे कि आज 66 बरस के बाद भी हिंदुस्तान की अक़लियत और सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान इंसाफ के इंतजार में है और अपने हक से महरूम है। तो आज अगर हिंदुस्तान का यह हाल है, माशी मैदान में, रोजगार के मैदान में, जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में, बुनियादी सहूलतों के मैदान में, तो मेरे भाई मेरा आपसे सवाल है कि हिंदुस्तान के सूरत हाल को हैदराबाद के मजलिस जहां पर है वहां के सूरत हाल से अगर हम तक़ाबुल करें तो हमारे सूरत हाल कैसी है। आज हम जाकर अगर दिल्ली के जामा मस्जिद के अतराफ अकनाफ के इलाकों को देखें या फिर दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अतराफ अकनाफ के इलाकों को देखें या तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के अतराफ अकनाफ के इलाकों को देखें तो हमको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या सुलूक होता है। अरे दुनिया से लोग आते हैं गरीब नवाज सरकार की जियारत के लिए, लेकिन आप बताओ कि किस तरीके से वहां पे मोरियां खुली है, गंदगी है, सफाई नहीं है, ज़ारईन के लिए कोई इंतजाम नहीं है, करोड़ों रुपया फॉरेन एक्सचेंज आता है टूरिज्म के नाम पर, अजमेर को ख्वाजा अजमेरी के नाम पर, लेकिन आज जाकर देखिए वहां के बस्तियों का क्या हाल है, क्या आलम है। और अगर हैदराबाद से तक़ाबुल करें तो हल्का असम्बली याकुतपुरा, वो चंद्रायन गुट्टे के बॉर्डर में दरगाह हजरत बरहान शाह साहब क़िबला की भी दरगाह है। जाकर देखो, इस तरफ याकुतपुरा है तो इस तरफ चंद्रायन गुट्टा है। बता दो कि ख्वाजा अजमेरी के दरगाह के अतराफ के बस्तियां अच्छे हैं या फिर मजलिस के चंद्रायन गुट्टा और याकुतपुरा दरगाह। और इसके बाद तालीम में, रोजगार में अगर देखें तो मजलिस ने आंध्र प्रदेश में 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करने में कामयाब हुई। आज सरकारी मुलाजमत में 4% तहफ़्फ़ुज़ात मजलिस, तालीम में रिजर्वेशन, ये मजलिस के जिद्दोजहद का नतीजा है। मेरा सवाल है, क्या महाराष्ट्र में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात है? क्या कर्नाटक में तहफ़्फ़ुज़ात है? क्या बिहार में तहफ़्फ़ुज़ात है? क्या आसाम में तहफ़्फ़ुज़ात है? क्या राजस्थान में रिजर्वेशन है? क्या महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है? अरे कहीं पर भी रिजर्वेशन नहीं है तो सिर्फ आंध्र में क्यों है? इसलिए है कि आपका इत्तेहाद है, आपकी वाबस्तगी है, मजलिस है और मरने मिटने वाली मजलिस की हमारी जैसी क़यादत है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में कितना, कर्नाटक में क्या बजट है माइनॉरिटीज का? महाराष्ट्र में क्या बजट है? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की हुकूमत है तो माइनॉरिटीज का बजट क्या है? अरे आज मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आंध्र प्रदेश में 1026 करोड़ का बजट है तो वह सबसे बड़ा बजट है। मरकजी हुकूमत जो माइनॉरिटीज को बजट देती है वो बजट 2000 करोड़ 1800 करोड़ तक है, लेकिन हम यहां पर आंध्र प्रदेश में 1026 करोड़ का बजट हासिल करें, ला लिए। क्या ये अपने आप में कामयाबी नहीं है? ये अगर बजट है तो आज हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास जोश है,
हमारे पास काबिलियत है, हमारे बच्चों के पास मेरिट भी है, पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी गुर्बत उनको डॉक्टर इंजीनियर बनने से महरूम करती है, उनकी सलाहियत का गला घोट देती है, उनकी गुर्बत उनके उस हाथ को चुकना चूर कर देती है, उनका गुर्बत उनको डॉक्टर बनने से रोक देता है, उनकी गुर्बत उनको इंजीनियर बनने से रोक देती है, उनकी गुर्बत उनको आर्किटेक्ट बनने से रोक देती है, उनकी गुर्बत मेरिट रहने के बाद भी सीट मिलती है लेकिन छोड़ देने पर मजबूर करती है। लेकिन ऐसे गरीब जिनके पास ख्वाहिश है, सलाहियत है, मेरिट है, उनको डॉक्टर बनने से आज कोई नहीं रोक सकता। मजलिस की जिद्दोजहद का नतीजा है, सलाहियत है, काबिलियत है, मेरिट है तो गवर्नमेंट की सीट मिलती है, या प्राइवेट में भी सीट मिली तो जितनी फीस है वो गवर्नमेंट अदा करती है। एक गरीब का बच्चा आज डॉक्टर बन सकता है, तालाब कट्टे के एक टेलर का बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है। अरे ये किसकी जिद्दोजहद है? मजलिस की जिद्दोजहद है। कितना सालाना इस साल का सिर्फ स्कॉलरशिप का रिएंबर्समेंट का बजट 290 करोड़ है। कौन सी रियासत है जो बच्चों की फीस देती है डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए, आर्किटेक्ट, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी की? कोई भी रियासत में नहीं देते, सिर्फ आंध्र प्रदेश में। और ये किससे मिला, कैसे मिला? मजलिस की जिद्दोजहद से हासिल हुआ। क्या ये मजलिस का कारनामा नहीं? आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिंदगी के हर शोबे में काम कर रही है। ऐवान असम्बली में मजलिस के साथ एमएलए 294 पर भारी है। हम साथ खड़े हो जाएं तो पूरी असम्बली हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अरे ये ताकत क्या असम्बली में हम जाकर खामोश बैठते हैं? अरे कोई माय का लाल किसी में हिम्मत नहीं है। जब हम खड़े रहते हैं तो हमारी आवाज को रोके या हमको टोके, और अगर कोई रोकते हैं तो मजलिस के एमएलए उठकर ऐसा मुकाबला करते हैं कि लोग हैरत में, परेशानी के आलम में रहते हैं। मैं याद दिलाना चाहूं, महाराष्ट्र की असेंबली में समाजवादी पार्टी से एक एमएलए मुंतखब हुए जो हैदराबाद को भी आए थे। क्या नाम उनका? अबू आसिम आदमी। पहले दिन असेंबली को गए, शिवसेना वाले उनका गिरेबान पकड़ लिए, उनको तमाचा मारे। क्या कोई हमारा गिरेबान आंध्रा की असेंबली में, तेलंगाना की असेंबली में पकड़ सकता? फिर पूछते मजलिस क्या करी? अरे मजलिस जिंदगी के हर शोबे हयात में काम करी, आपके आबादियों के तहफ्फुज़ में मजलिस काम करी, आपके जान और माल की हिफाजत में मजलिस काम करी। अरे आज जो लोग इल्जाम लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 बरस पहले ज्यादा दूर नहीं, 15 बरस पहले जमीन की कीमत क्या थी जहां मैं जहां खड़ा हूं, और आज जमीन की कीमत क्या है? क्या ऐसे ही जमीन की कीमत बढ़ गई? डेवलपमेंट नहीं आया, कीमतें बढ़ गई, तरक्याती सरगर्मियां नहीं हुई और रेट बढ़ गया? अरे आज हमने अपने बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों को अंजाम दिया, उसका नतीजा है कि आज 2000 करोड़ का सीवरेज का, ड्रेन का पैकेज पुराने शहर का हमने लाया। आज हम जहां खड़े हैं, मैं जब पहली मर्तबा एमएलए बना था, अरे यहीं अंदर यहां पर सुअर और गधे लौटते थे, गंदगी थी। 15 बरस में हम कामयाब हुए सुअरों को, गधों को भगाने में। अब फिर थोड़े बहुत आए हैं। ठीक है, 2-4 दिन में उनको भी
हकाल देंगे हम। अरे काम हुआ है यहां पर, अरे तरक्याती सरगर्मियां हुई हैं। आज लोग इल्जाम लगाते हैं सर क्या हुआ क्या हुआ। अरे आज ख्याल आता है मदरसे बनाने का। अरे जब अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरह कट्टे में आया था तो जब कहता था कि गरीब बच्चों के हाथों में कलम थमाऊंगा, किताब थमाऊंगा, खाने पर उनका बस्ता थमाऊंगा, तो जब इनके बाप को मदरसे बनाने की हिदायत नहीं हुई, आज अकबर ओवैसी जो बोला 15 बरस के बाद ये बोले। अरे स्कूलों की बुनियाद किसने रखी? स्कूलों की सोच किसकी है? स्कूल की सोच मजलिस की है, चंद्रायन गुट्टे के आवाम की है। ये तलाक कट्टे के गरीब मुसलमानों के ख्वाब था जिसको हमने हकीकत में तब्दील किया। आज इल्जामात ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इतने स्कूल बना देंगे, 200 गज 100 गज पे बना देंगे, लोगों से ले लेंगे। अरे बाबा आज तक ये नहीं बोले कौन सा स्कूल बना रहे, किंडरगार्टन बना रहे, केजी एलकेजी बना रहे, प्राइमरी स्कूल बना रहे, मिडिल स्कूल बना रहे या हाई स्कूल बना रहे। कुछ नहीं बोल दो, बोलने में क्या जाता है। अरे जीतने वाला समझदारी की बात करता है, हारने वाला तो कुछ भी बोलेगा। मैं सोने की रोड डला दूंगा, चांदी के बगले बना दूंगा, हीरे की लाइट लगा दूंगा, मोतियों के लड़ दे दूंगा, लैपटॉप दे दूंगा, आपकी गुर्बत खत्म कर दूंगा, आपके बस्तियों में उजाले ला दूंगा। अरे ऐसा ही है कि जैसा बादशाह के दरबार में एक गवैया आया, गाने लगा, बहुत अच्छा गाया, बादशाह खुश होकर बोला कि ठीक है इसको जमीन दे दो, और अच्छा गाया बोले मोती दे दो, और अच्छा गाया हीरे दे दो, और गाया तो बोले ये दे दो वो दे दो। जबरदस्त गा के सलाम करके बादशाह के दरबार से गवैया चला गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गए, 10 दिन गए, न जमीन मिली, न हीरे मिले, न मोती मिले, न तो गवैया बादशाह से पूछा सरकार मैं गाना गाया 10 दिन हो गए, आप बोले जमीन देंगे, हीरे देंगे, मोती देंगे। तो बादशाह बोलता है ये लेने देने की बात कहां से आई? तुमने मेरे कान को खुश किया, मैंने तुम्हारे कान को खुश किया, वैसी हो गया है। अरे भाई जीतने वाला समझदारी की बात करता है, हारने वाले को तो मालूम है हारता हूं, हार रहा हूं, हारूंगा। जब हार रहा है तो देना है ना लेना है, तो कुछ भी बोलते भाई सोने की रोड लगा दूंगा, चांदी के घर बना दूंगा। अरे मेरे भाई ऐसे भैरूपियों से होशियार रहो। 4 बरस में दिखते नहीं, 5 बरस में कभी नहीं दिखते, सिर्फ 2-3 महीने में सांप के बिलों में से सांप के बच्चे निकल के आते हैं। बाप की छोड़ी हुई शेरवानियों को झटक के टोपियां डाल के निकल गए मिल्लत में सफों में इंतशार को पैदा करने के लिए। अरे बनाना था, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अरे मेरे भाई मजलिस काम करती है, और आज ये लोग क्यों आए हैं आपके दरमियान में? ये अपने लिए नहीं आए हैं, ये अपनी जात के लिए नहीं आए हैं, ये जीतते हैं बल्कि इनको मालूम ये नहीं जीत सकते, ये हारने वाले हैं, इनको मालूम ये रुसवा होने वाले हैं, इनको मालूम। अरे 15 बरस 20 बरस से हर इलेक्शन में जलील होते रहे हैं, तो आज कैसे इनको इज्जत मिलेगी, कैसा मुकाम मिलेगा, ये जानते हैं। लेकिन ये आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ
मजलिस के बढ़ते हुए कदमों को रोकने आए और वो कदम, आप बताओ, अगर बीजेपी आई और बीजेपी का नरेंद्र मोदी आया, पहले तो आने सकता, हिम्मत नहीं होती। नरेंद्र मोदी आ जाए तो क्या आप उसको वोट देंगे? तो नरेंद्र मोदी को मालूम है, बीजेपी को मालूम है, संघ परिवार को मालूम है, आरएसएस को मालूम है, विश्व हिंदू परिषद को मालूम है, बजरंग दल को मालूम है कि अगर वो आए तालाब कट्टा या खुदपुरे में तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। तो फिर कैसे वोट लेना? तो कैसे वोट लेना? तो मीर सादिक, मीर जाफर मुनाफिकों को, गद्दारों को भेज दिया, शेरवानियां टोपियां पहनाकर आपके वोटों को लेकर नरेंद्र मोदी के कदमों में डालने के लिए। ये लोग एमबीटी कहते हैं, मजलिस को क्या बचा रहे? नहीं मेरे भाई, ये मजलिस को नहीं बचा रहे, मजलिस तो आगे बढ़ रही है। ये मोदी बनाओ तहरीक है, इसका नाम है। मोदी को बनाना इनका मकसद है। मोदी के ये लोग गुलाम हैं, मोदी के पैसों पर जिंदगी गुजारने वाले ये मुनाफिकीन हैं जो आपके दरमियान में आए हैं, आपके इंतशार के जरिए, आपके वोटों के जरिए वो लाल दरवाजा और उस तरफ के अतराफ व अकनाफ के लोगों को ताकत और कुव्वत देने के लिए। अरे आज मजलिस क्या काम नहीं करे बताइए? जिंदगी के कौन से शोबे में काम नहीं थे? बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए राबे हसन नदवी साहब हैदराबाद को आए तो मजलिस ने 56 लाख रुपया दिया बाबरी मस्जिद के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। हनुमान जयंती, रामनवमी के नाम पे फिसाद हुए तो कहीं दिखे ये लोग? कहीं नजर आए? यहां पर भी खतरे आते थे, मेरे स्कूल के पास उधर भी नशेमंद नगर में दिखाई दिए, नजर आए? जब कर्फ्यू था, बच्चे दवाओं के लिए तड़प रहे थे, दूध के लिए बिलक रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, तो ऐसे वक्त दिखे? क्या आए? नहीं आए। उस वक्त भी हम आए, हम मदद करें, और उस मदद के बाद फिर वो मजलिस ही थी जिसने 50 लाख से ज्यादा जमानतें अपने बच्चों को देकर छुड़वाए। क्या हम नहीं छुड़वाए? क्या ये लोग छुड़वाए? चलो संगारेड्डी में फिसाद हुआ, वहां दिखे? अधोनी में फिसाद हुआ, वहां दिखे? करनूल में तूफान आया, वहां दिखे? आसाम में परेशानियां आई, 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान रिलीफ कैंप में थे, वहां दिखे? गुजरात के फिसादात हुए, वहां दिखे? बंबई में गड़बड़ हुई, वहां दिखे? इशरत जहां का फेक एनकाउंटर हुआ, उसमें दिखे? एहसान जाफरी की बेवा जिद्दोजहद कर रही है, कानूनी लड़ाई लड़ रही है, क्या उसके साथ है? तो फिर कहां है? अरे कहीं नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके हमको इंतशार में मुब्तला कर हमारे वोटों के तक़सीम के जरिए ये लोग संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस की मदद करना चाहते हैं। और अगर मेरे अल्फाज में सच्चाई नहीं होती तो अल्लाह अपने रहमत के बादलों को नहीं बरसाता। अरे आज लोग समझ रहे हैं कि मजलिस कमजोर है। अरे देखो, अल्लाह बता रहा है अपने रहमत का बरसा के कि मैं मजलिस से राजी हूं।
अगर तुम्हारा अमल साले वो सच्चा होगा तो तुमको देखना यह है कि तुम्हारे दामन में जो बीज है क्या वो बीज सच्चा है। तुमको देखना यह है कि जिस सच्चे बीज को जिस जमीन में तुम बोने वाले हो क्या वो जमीन साले है। अगर बीज सच्ची है, जमीन साले है, तो अल्लाह खुद अपने रहमत के बादलों को बरसाएगा और सच्ची बीज साले जमीन के सीने को चाक करती हुई कामयाबी के झंडों को लगाएगा। है और ये मुसलमान साले हैं। हम सच्चे, आप साले, इसलिए अल्लाह की रहमत बरस रही है। और आज हमको गौर करना है मेरे भाई, आज मजलिस कोई रातों रात बनने वाली जमात नहीं है। अरे मजलिस बड़ी मुसीबतों के बाद इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब हुई है। मजलिस अपने 56 बरस की तारीख में बड़े नशे व फराख को देखा है। अरे आज आपको नहीं मालूम, यहां नौजवान खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं जोश में, लेकिन क्या तुम जानते हो कि नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर स्टेडियम में जो जुमला अदा किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो शायद हैदराबाद को वीजा लेकर आना। इसका क्या मतलब था आपको मालूम? क्यों बोला आपको मालूम? किस वजह से बोला आपको मालूम? अरे नहीं मालूम तो मालूम रखो, मालूमात रखो और सुनो मेरी इस बात को। जब हमारी हुकूमतें खत्म हो चुकी थी, हमारा ताज जा चुका था, हमारा तख्त अजायब घर की जीनत बन चुका था, हमारे लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारी इस्मतें लुट रही थी, हमारी आबादियां लुट रही थी, हमारे जागीरें लुट रहे थे, हमारा मनसब लुट रहा था, हमारे पास खौफ और मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरी मुराद आसिफ जाई हुकूमत और निजाम के हुकूमत के खात्मा और पुलिस एक्शन से है। जिस वक्त एक नहीं 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था और कुओं में पानी की जगह हमारी तैरती हुई लाशें थी और हमारे मां और बहनों की छातियों को काटा जा रहा था, मुसलमानों की दाढ़ियों को पकड़कर मजाक किया जा रहा था, बेगम बाजार के पास मुसलमान की टोपी को उछाला जाता था। ऐसे वक्त की बात है, ऐसे वक्त की बात है। मजलिस हमारे मताए अजीज, अरे वो मजलिस तो खत्म हो चुकी थी, वो मजलिस पर पाबंदी आयद हो चुकी थी, वो मजलिस जिसके गुजरा होते थे वो खत्म हो चुकी थी, वो मजलिस जिसके पूरे सरजमीन दखल में दारुसलाम हुआ करते थे वो मजलिस खत्म हो चुकी थी। मजलिस का नाम लेने वाले या तो पाकिस्तान चले गए थे या फिर अपने घरों में छुपकर डर कर बैठ गए। पुलिस सेक्शन जब हुआ, दफ्तर मजलिस का ले लिए, जेल में डाल दिए। जो मजलिस के लोग बचे थे माफीनामा लिखकर जेल से छूट गए, तो उस वक्त के जो सदर थे उनको 48 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ के जाने के लिए कहा गया। हिंदुस्तान की फौज ने आकर निजाम के हुकूमत का खात्मा किया और हिंदुस्तान में दखन और हैदराबाद को मिलाया। उस वक्त हिंदुस्तानी फौज, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट, ये तीन लोगों ने मिलकर हमारा कत्ले आम किया। ऐसी तबाही। अरे मेरी बात गलत है तो फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा? सुनो नौजवानों, तुम्हारी तारीफ को सुनो। तुम गुजरात के जलते हुए शोरों की दास्तान को सुने, गुजरात की तबाही को सुने, गुजरात की उस खून खराबे की दास्तान को सुने, तुम बंबई की दास्तान को सुने, लेकिन गुजरात में 10-20 हजार मरे होंगे। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड 3000 कहते हैं, लेकिन जिस सरजमीन से तुम्हारा ताल्लुक है, जिस जमीन पे तुम खड़े हो, यहां पर 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। 1.5 लाख। 1.5 लाख किसको बोलते बताओ?
बोलारम कितनी दूर है? एक रात में 25 लोगों को जिंदा जला लोग गांव से छोड़कर आ रहे। मक्का मस्जिद के पास महाजरीन कैंप है ना, वो महाजरीन कैंप क्यों है नाम उसका मालूम आपको? नहीं मालूम? अरे पुलिस सेक्शन के तबाह व बर्बाद होने वाले लुटने कटने वालों को रहने के लिए उस मुकाम को दिया गया था, इसलिए उसको महाजरीन कैंप कहा जाता है। ऐसी तबाही मजलिस क्या करी बोलते हैं। अरे इतने थोड़े बहुत मुसलमान गुजरात में कटे, हमारे से कंपेयर करें तो बहुत है। 1 होने दो या 1 लाख होने दो, जान तो जान होती है। लेकिन बताओ वहां पे आज मुसलमान वापस जाता है तो माहिदा दस्तखत करना, अज़ान नहीं देना, गोश्त नहीं खाना, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना, 6 बजे घरों को बंद कर लेके रहना, तब गांव में आ सकते। 1.5 लाख के बाद, 1.5 लाख के बाद, कटने के बाद मजलिस क्या करी पूछने वालों? 1.5 लाख की तादाद में कटने के बाद, लुटने के बाद, तबाह बर्बाद होने के बाद आज हम अपने पैरों पे खड़े होकर हिंदुस्तान की सारी फिरका परस्त ताकतों को, मोदी को, अडवाणी को, बजरंग दल को, सबको चैलेंज कर ललकार रहे हैं। ये काम हमने किया है। अरे मजलिस क्या करी? अरे तुम जैसे नाखलफ औलादों को बोलना भी हम सिखाए। आज तकरीर करते हैं तो चुट्टे चोरा अकबर ओवैसी के अल्फाज चोरी करके तकरीर कर रहे हैं, अकबर ओवैसी के अंदाज को चोरी करके तकरीर कर रहे हैं। अरे नकल को भी अकल होना बोलते हैं। खुद की कोई सलाहियत नहीं। खैर, पुलिस सेक्शन की तबाही बर्बादी के बाद कोई नहीं आए मजलिस की सदारत लेने को। ना चंचलगुड़े से कोई आए, ना नवीलपुरे से कोई आए, ना फिरे गोलकुंडा से कोई आए, ना चार मीनार के पास से कोई आए, कहीं से भी कोई नहीं आए। सब ये बोलते रहे अरे काका लगाए, जिस मजलिस का नाम लिए तो जेल में जाना पड़ता। मजलिस का नाम लेना क्या था? उस वक्त सबसे बड़ा जुर्म था। जो मजलिस खत्म हो चुकी थी, उस मजलिस को फख्र मिल्लत अलैहि रहमान ने जिंदा किया और मजलिस का जलसा हुआ। पिसलमंडे में जलसा खत्म हुआ, फख्र मिल्लत को गिरफ्तार कर लिए, जेल में डाल दिए, चंचलगुड़े की जेल में। जेल को जाते जाते सालार को सदर बना कर गए। सालार बाहर जदोजहद कर रहे, फख्र मिल्लत जेल में। घर की लाइट काट दी गई, घर का पानी काट दिया गया, बैंक के अकाउंट मुंजमद कर लिए गए। ऐसे उस दौर में मजलिस को जिंदा किया, पैदा किया और दारुस्सलाम का मुकदमा लड़े, दारुस्सलाम को हासिल करें। अरे आप बताओ कि दारुस्सलाम कहां से आ सकता है? अरे हमने मेहनत की, कोशिश की, मुकदमे लड़े और मुकदमे लड़ने के बाद दारुस्सलाम हासिल हुआ। आज दारुस्सलाम इत्तेहाद का मरकज बना है। आप बताइए कि सिर्फ तालीम का मरकज नहीं है, इत्तेहाद का मरकज है। सिर्फ इत्तेहाद का मरकज नहीं, तालीम का भी मरकज है। आप बताइए कि मजलिस आज दारुस्सलाम को हासिल करी और दारुस्सलाम को हासिल कर अपना एक दफ्तर बनाया, अपना एक ताकत बनाई और अपनी ताकत अपने जलसे, अपने दफ्तर के जरिए मुसलमानों के मसाइल को हल किया। आज इल्जाम लगाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया? आज मिल्लत में इंतशार को पैदा करना चाहते हैं। खुदारा
आज मुल्क के हालात को देखो कि मुल्क के हालात कैसे हैं। आज ये फिरका परस्त ताकतें आगे बढ़ रही हैं। इस मुल्क में ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इख्तिदार को हासिल कर ले। अरे आप गौर करो, मैं आपकी सोच और फिक्र पर को दावत देता हूं सोचने के लिए, और ये पूछना चाहता हूं कि आज ये लोग हमको तबाह करते हुए, बर्बाद करते हुए, मसाजिदों को शहीद करते हुए, सेक्युलरिज्म के ढांचे को गिराते हुए, मजहब के नाम पे लोगों को बांटते हुए, गुजरात के नाम पे फिसादात करवाते हुए, ये लोग जोड़ने के काम से ज्यादा तोड़ने का काम करते करते इख्तिदार की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज हमको गौर और फिक्र करना है कि आज हम क्या करेंगे, किस तरीके से हालात का मुकाबला करेंगे। मेरे भाई, आज वक्त को समझो कि आज परवीन तोगाड़िया क्या कहता है। परवीन तोगाड़िया कहता है कि हिंदू बस्तियों में मुसलमानों को घर खरीदने मत दो। क्यों? क्या बात है, क्या वजह है, कौन सा खतरा है? मुझे मालूम कौन सा खतरा है, समझ जाओ। क्या खतरा? ये लोग आज हिंदुस्तान की एक और तकसीम करवाना चाहते। क्या आज तक परवीन तोगाड़िया को पकड़ा गया? नहीं। गिरिराज सिंह क्या कहता है? वो गिरिराज सिंह कहता है, क्या कहता है गिरिराज सिंह? मोदी का कोई मुखालिफत करेगा तो उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और फिर शिवसेना का लीडर एक कहता है कि आजाद मैदान में जो हुआ उसका इंतखाब मोदी लेंगे। तो फिर एक एक बात करता है कि इंतखाब लेंगे अमित शाह। अरे आप बताओ, अभी इख्तियार नहीं मिला तो इनकी क्या रविश है? इख्तियार नहीं मिला तो इनकी ये रविश है। अरे आज ये मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। आपका वोट आपकी हिफाजत का दामिन बनेगा, आपकी आबादियों का तहफ्फुज़ का दामिन बनेगा, आपके इस्मत आबरू के तहफ्फुज़ की जमानत देगा। आपका वोट आपकी शरीयत की हिफाजत करेगा, आपका वोट आपके बस्तियों की हिफाजत करेगा, आपका वोट आपकी माँ और बहन की इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा, आपका वोट आपके सुनहरे मुस्तकबिल की जमानत देगा, आपका वोट ये बीजेपी संघ परिवार को शिकल देगा, आपका वोट इनको राम मंदिर बनाने से रोकेगा, आपका वोट ये नरेंद्र मोदी को जो हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा है इसको दोबारा गुजरात को भेज देगा। आप समझो इस बात को। आज मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। खुदारा समझो मेरी बात को। आज पहले से ज्यादा मुत्तहिद होना है। ये लोगों की आदत रही है, जब भी मजलिस आगे बढ़ती है तो ये लोग हमारे कदमों को पीछे लाना चाहते हैं ताकि हम घर की हिफाजत करें। आप बताओ मेरे भाई, ये तो मेरा ही हल्का था पहले, अभी भी है और मरते दम तक रहेगा। ये तालाब कट्टा, ये भवानी नगर, ये हिस्सा अकबरुद्दीन ओवैसी की नाक है, अकबर ओवैसी की आन है, अकबर ओवैसी की शान है। सबसे पहले अगर अकबर ओवैसी ने अगर कहीं पर स्कूल बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह नशीमुल नगर में स्कूल बनाया, और यहीं पर स्कूल बनाकर हमने यहाँ के बच्चों को तालीम का इंतजाम करवाया, यहाँ के खवातीन के लिए हमने रोजगार का इंतजाम करवाया, कई क्लासेस, कई चीजें हमने करवाई। लेकिन आज लोग इल्जाम लगाते हैं, हम पर तनकीद करते हैं, तो हम उन इल्जाम लगाने वाले, उन तनकीद करने वालों की परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारा काम हमारी पहचान है और हम अपने काम के जरिए हम अपनी पहचान को बाकी रखते हैं। लेकिन ये लोग
सिर्फ इल्जाम लगाना। अरे आपको गौर करना है कि आज क्या हालात है, क्या है करना। अगर नहीं करेंगे तो याद रखिए ये लोग हमको मुंतशिर करेंगे। आज सिर्फ इल्जाम लगाना, तनकीद करना, ये इनकी आदत है। हम ऐसे लोगों की परवाह किए बगैर काम करते हुए आगे बढ़े। अगर आज कोई सवाल करता है मजलिस क्या करी, तो मेरे भाई आज मजलिस की आवाज हैदराबाद तक महदूद नहीं है। अरे क्या ये मजलिस का कारनामा नहीं कि हमने इस मुल्क को पैगाम दे दिया कि गए वो दिन जब तुम सुनाते थे, हम सुनते थे, अब वक्त पलट गया है, हम सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। हमारे सुनाने से इतना वावेला मच गया, हमारे सुनाने से इतनी हैबत, हमारे सुनाने से पूरे टीवी चैनल अकबर ओवैसी कहने लगे। अरे आज बताओ, वो लोग सेक्युलरिज्म की निशानी को गिरा देंगे, हम आह नहीं करना। वो लोग बाबरी मस्जिद को गिरा देंगे, हम आह नहीं करना। हमारे सरों और सीनों पे गोलियां चला देंगे, हम आह नहीं करना। हमारे बस्तियों को जला देंगे, हम आह नहीं करना। हमारी मां बहन की इस्मत को लुटा देंगे, आह नहीं करना। बच्चों को यतीम कर देंगे, आह नहीं करना। हमारे आबादियों को लूट लेंगे, आह नहीं करना। वाह, इसलिए तो किसी शायर ने कहा है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो हकल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे मैं सिर्फ आह करा भी, बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, मोदी, अडवाणी, उमा भारती, तोगाड़िया, अभी तो एक छोटा सा सैंपल हुआ बाबा। इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे हम भी हलफ में जबान रखते हैं, हमको भी बोलना आता है। हमने ये बात पहुंचा दी। आज हैदराबाद की पहचान अगर चार मीनार है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूछ लो अपने भाइयों से, अपने बहनों से जो सऊदी अरब या फिर कुवैत, दुबई, लंदन, अमेरिका, कनाडा में है, पूछ लो उनसे जाके। जब वो नाम कहते और कहते हैं कि हम हैदराबाद से हैं, तो क्या बोलता है सामने वाला? अरे उस हैदराबाद से जहां से अकबर ओवैसी आता है। अरे ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। आज ये लोग सिर्फ हमको मुंतशिर कर ये समझ रहे हैं कि हम कमजोर पड़ जाएंगे। अरे लोग क्या क्या नहीं बोले। अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ, मेरा जिस्म छन्नी हो गया गोलियों से, चाकुओं मारे गए, गिर गया। अरे कैसी दरिंदगी थी, क्या आपको याद है? अरे मैं जा रहा था, गोलियां मारे, ये हाथ से दिफा करा तो 40 मारते गए, 40-45 मरतबा दिफा करता रहा तो करीब से गोली मारे, एक गोली लगी, फिर और एक गोली मारे, दूसरी गोली लगी, फिर तीसरी गोली लगी। इस सीट से इस सीट पर आया और इस सीट से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद चाकुओं से मारते गए, एक इधर से मार रहा है, एक इधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है। 5-5, 8-8 लोगों ने मिलकर चाकुओं से हमला किया। हमला होते होते नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो मेरे ऊपर बैठकर ऐसे खच मारते गए। अकबर ओवैसी अल्लाह 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 कहता रहा, या रसूल अल्लाह कहता रहा। अरे मारने के बाद
बाद कहते हैं, मुझे कहता है एक दरिंदा उस वक्त कि अभी और मारना है तेरे को, तकलीफ का एहसास दिलाना है, और जब पूरा दम निकल जाएगा तो तेरी गर्दन को काट के तेरे बालों को पकड़ के मैं ऐसा बाजार में लेके घूमूंगा। वो बोलता रहा, मारता रहा, मारने के बाद इधर से वो चाकू मार रहा है तो दूसरे लोग लाते मार रहे हैं, कोई बैट से मार रहा है। अरे मार से हटते हटते जिप्सी के नीचे चला गया तो पैर पकड़कर जिप्सी से खींच कर लाए और लाकर बैट का हैंडल जो होता है ये छन्नी पेट में वो बैट घुसा दिए और स्क्रू टाइट करे वैसा बैट को फिराते गए, फिराते गए, फिराते गए, अल्लाह अल्लाह कहता रहा और ये दरिंदे ऐसा करते रहे। और ऐसे दरिंदों, ये दरिंदों को सपोर्ट किसने किया? क्या यही याकूतपुरे का उम्मीदवार क्या मेरे कातिलों के साथ नहीं खड़ा था? गुंडे का उम्मीदवार क्या मेरे कातिलों के साथ नहीं खड़ा था? क्या ये कातिलों का ताल्लुक मजलिस बचाओ तहरीक से नहीं? मेरा खिलाफ मुकदमा का वकील कौन है? इनका भाई है। अरे कितनी तकलीफ, 1.5 साल बिस्तर पे रहा। अरे आज भी ये पेट फूल जाता है, खाना नहीं खा सकता, अंतड़ियां छोटी हो गई, चिपक गई, खींटियां पड़ गई, खाना खाया तो रुक जाता है, ये गुर्दे खराब है, फसली टूटकर यहां दबा रही है, ये हाथ सिर्फ ऐसे है, खुल नहीं सकता, और यहां गोली अभी है। अरे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं यहां ठहरे लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या अकबर ओवैसी आपका भाई नहीं? क्या अकबर ओवैसी आपका बेटा नहीं? मेरी खवातीन से पूछूंगा, क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्या मैं आपका भाई नहीं? क्या मेरा खून आपके बेटे का, आपके भाई का खून नहीं है? तो फिर आपके बेटे का खून बहाने वालों को क्या वोट देंगे? अरे ये कातिलों की जमात है, ये मुजरिमीन की जमात है, ये चोरों का टोला है, ये झूठों का कारवां है, नाखलक औलाद का औलादों का कारवां है। मुझसे सवाल, अरे बचाओ तेरी, मैं सवाल करता हूं, क्या एक मासूम फारूक का कत्ल तुमने नहीं किया? यहां खड़े बताओ, फारूक का कत्ल क्या याकूतपुरा का कातिल कैंडिडेट नहीं करा? अरे कत्ल करके आया, क्या याकूतपुरा में और कत्ल करवाएगा? मुझसे सवाल, अरे फारूक का छोड़ो, अरे बचाओ तहरीक वालों, नाखलक बाप की औलाद शाकिर ड्राइवर को क्यों मारे? मेरे सवाल का जवाब दो। अरे अगर खोला ना तो मुंह छुपाने की सूरत नहीं होगी। तुम्हारे गाड़ी का ड्राइवर था या नहीं था? वो मरा तो कैसे मरा, कौन मारे और क्यों मारे? बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। याकूतपुरे वालों, याकूतपुरे के कैंडिडेट किस वजह से मारे? किसी से ताल्लुकात थे क्या? हाँ, शादी को छोड़ के घर को वापस क्यों आए? आज थोड़ा बोला, बाकी कल बोलूंगा। कहते हैं क्या करे क्या करे? अरे ये स्कूल 5 करोड़ की इमारत अकबर ओवैसी ने मिल्लत के नाम कर दी है, मेरा नहीं। जमाल कॉलोनी की जमीन 1-1.5 करोड़ की, बिल्डिंग 4 करोड़ की, ये भी चंद्रा गुट्टे के आवाम की है।
नरसिंह फूलबाग की 7 मंजिला इमारत, 1.5 करोड़ की जमीन, 5 करोड़ की इमारत, ये भी चंद्रायन गुट्टे की आवाम की है। हाफिज बाबा नगर की जमीन 1 करोड़ 3 लाख में खरीदा, 4 मंजिल पड़ गए हैं और 3 मंजिल पढ़ना है। वो स्कूल 5 करोड़ का होगा। वो किसके नाम? वो भी मिल्लत के नाम, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, ये चंद्रायन गुट्टे की आवाम के नाम। बल्लागुड़े में 8,000 गज जमीन, वो जमीन की कीमत ही सिर्फ 5 करोड़ 14 करोड़ का बिल्डिंग बन रही है। जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, 25 बिस्तर का दवाखाना, हाई स्कूल, वो भी मिल्लत के नाम। इशरत महल 3 करोड़ 60 लाख में खरीदा। और ये यहाँ इशरत महल पे वुमेन काउंसलिंग सेंटर, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर आएगा। लड़कियों को जिनके शौहर छोड़ देते हैं, उनके लिए उनकी काउंसलिंग, उनके वकील और उनको पैरों पे खड़ा कर गलत रास्ते पे जाने के बजाय हलाल की रोजी रोटी कमाने के मौके दिए जाएंगे। अगर ये सबका हिसाब डाल लिए ना, तो 15 बरस में अकबर ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टे को खरीद 50 करोड़ रुपया दे दिया। और फिर महाना 10 या 12 करोड़ का खर्चा है, 10 या 12 लाख का महाना तनख्वाहें हैं स्कूलों की। 5,500 बच्चों के किताबें, कपड़े, बस्ते, फीस सब फ्री है। और फिर मैं जब बीमार था, बिस्तर पे था, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ, अगर मैं मर जाता तो मेरे स्कूलों का क्या होता, वो पढ़ने वाले बच्चों का क्या होता, उनकी फीस कौन देता। मुझे ख्याल आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी आज भी मर जाए तो मेरे स्कूल बंद नहीं होंगे। मेरे स्कूल मेरे बीवी के मोहताज नहीं रहेंगे, मेरे बच्चों के मोहताज नहीं रहेंगे, मेरे भाई के मोहताज नहीं रहेंगे। उन स्कूलों को चलाने के लिए एक ऐसी जायदाद खरीदी है जिसका 12 करोड़ 12 लाख रुपया महाना किराया आता है। और मैंने इन सारे स्कूलों के लिए गरीब बच्चों के मदरसों और औरतों को चलाने के लिए वक्फ कर दिया है उनको। और अल्लाह और देगा मुझे, तो औलाद के लिए नहीं, खुदा की कसम, गरीब मुसलमानों के लिए जितना हो सकता है करूंगा। और एक स्कूल बनाऊंगा, याकूतपुरे में भी बनाऊंगा, बड़ा बाजार में भी बनाऊंगा, बहादुरपुरे में भी बनाऊंगा, कारवान में भी बनाऊंगा, आसिफ नगर में भी बनाऊंगा, नामपल्ली में भी बनाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला असरा हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल इंशाअल्लाह टोनी चौकी में भी हम बनाएंगे। अरे हम काम करते हैं, काम के जरिए अपनी पहचान छोड़ते हैं। खुदारा याद रखो, एक वक्त फसल बोने का होता है, दूसरा तैयारी का, तीसरा फसल काटने का। अब फसल काटने का वक्त है। मेरे तालाब कट्टे वालों, अकबर ओवैसी जो कहता है वो करता है, आप जानते हैं। और अल्लाह अकबर ओवैसी की जबान की लाज भी रखता है। आज मैं कह रहा हूं, 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन है। मेरी बात को लिख लेना, नोट कर लेना। इसी मुकाम पर महाराष्ट्र के मजलिस के 3 MLA को जिताकर तहनीयत पेश करवाने यही लाऊंगा। ये मेरा मजलिस आगे बढ़ रही है। फसल काटने का ये वक्त है। हिंदुस्तान के लेवल पर तो हमारी रियासत में 119 की तेलंगाना की असेंबली है। ये चंद्रशेखर राव 40-50 पे दम तोड़ देगा। ये कांग्रेस ये भी 40-45 पे दम तोड़ देती। हुकूमत बनाने को
60 होना। कितने? 60। और किसके पास भी नहीं रहेंगे, वो बाकी के किसके पास रहेंगे? आपके पास रहेंगे, आपके इत्तेहाद के पास रहेंगे, आपकी जमात के पास रहेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास रहेंगे। चंद्रशेखर राव भी आएगा, इधर से कांग्रेस भी आएगी। हम जो मुसलमानों के लिए काम करेगा, मुसलमानों के पैकेज को कबूल करेगा, हम उसको बोलेंगे जा, हमारी खैरात हमारी भीख है, ले ले जा चीफ मिनिस्टर हमारे पसंद के, हुकूमत हम जैसा बोले वैसा नहीं सुने खींच देंगे, हमको जेल भेजे, हमको लटकाना चाह रहे, अल्लाह वक्त लाया अब हम इनको लटकाएंगे। समझो मेरी इस बात को, जमाती जिंदगी में जमात की अहमियत होती है, शख्सियत की नहीं होती। कल के दिन अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं मर जाए, जमीन की गिना बन जाए तो खुदा की कसम अल्लाह का काम अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं है। और अगर 30 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी की लाश को भी देखेंगे तो ठोकर मारो, मेरी लाश पे खड़े हो जाओ, मजलिस के परचम को झुकने न दो। तुम्हें मेरा वास्ता, मेरी मोहब्बत का वास्ता। पहले मजलिस को जिताओ, उसके बाद मेरे जनाजे को खाने देना आ जाना। जमात की अहमियत है, जमात है तो सब कुछ है, जमात कायम तो सब कुछ कायम। मुझे उम्मीद है कि यहां का एक एक वोट मजलिस के हक में आएगा। और मैं सिर्फ जबानी जमा फर्क नहीं कर रहा हूं भाई, ये लोगों की पुरानी आदत है, इलेक्शन से पहले बोलते जीत गए, इलेक्शन के बाद पूरे हल्के में फूला पहन लेते फिरते, एमएलए बन गए बोलते, नतीजा आया क्या आता मालूम है। अभी भी बोल रहा हूं, याकूतपुरा तो जीत चुके हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट सब है। याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली, बहादुरपुरा, मलकपेट, इन सब 7 हल्कों के बावजूद जुबली हिल, राजेंद्र नगर, निजामाबाद भी जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी गुजरात में भी कई फेस्टिवल मनाता है, कैसे कैसे की पतंग आते हैं, वो सलमान खान भी गया था वही पतंग के उसमें। इंशाअल्लाह 30 तारीख को हम काइट फेस्टिवल ऐसा मनाएंगे कि नरेंद्र मोदी गुजरात के काइट फेस्टिवल मनाना भूल जाएगा। यहां से पतंग वहां खींचेगी, पतंग पतंग रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब होगी। 10 बजने अभी 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट पहले मैंने तकरीर की। खुदा हाफिज़।